हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है। पहला है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, दूसरा बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, तीसरा है आपका बच्चे प्रभावशाली लेखक बने, डी ऑप्शन है आपका बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। तो बेटा जो आपका बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है जो निपुण भारत के अनुसार, वो क्या है बेटा कि बच्चे जो है वो प्रभावशाली संप्रेषक बने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या है उसका उद्देश्य बेटा? जो बच्चा है वो कैसा बने? प्रभावशाली संप्रेषक बने। अगला क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक भाषा का ज्ञान। बच्चे को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है। पहला ऑप्शन है आपका भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। क्या किसी बच्चे को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो वो लैंग्वेज टीचर के ऊपर एक बोझ बन जाएगा क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। तीसरा, नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। अगर एक से अधिक भाषा का ज्ञान है तो वो क्या करता है? नई भाषा को सीखने सिखाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है बेटा? शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, बच्चे को सीखने में जो भी लर्निंग में जो गैप रह गया है उसको भरना है उपचारात्मक शिक्षण। या फिर गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना है। कोई अवधारणा है जो बच्चे ने गलत समझ ली है तो क्या उसको ठीक करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। या फिर कक्षा में जातीयता सजातीयता को बनाए रखना, ये है इसका उपचारात्मक शिक्षण कि कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना। डी ऑप्शन क्या है? नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो बेटा उपचारात्मक शिक्षण क्या है? शिक्षार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं, जो लर्निंग में गैप रह गया है उसको भरना, उन रिक्तियों को भरना, जो भी समझाने में जो गैप आया है उसको दूर करना, ये कहलाता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? प्रमाणित सामग्री में, प्राकृतिक सामग्री में, सृजित की हुई सामग्री में, या फिर पर्यावरणीय सामग्री में? तो बेटा ये किस में आएगी? जो कक्षा 4 की अध्यापिका है वो अपने बच्चों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। तो ये जो पाठ्य सामग्री है ये किसके अंतर्गत आएगी बेटा? ये सृजित की हुई सामग्री के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे जो होते हैं वो मुख्य रूप से डैश में कठिनाई महसूस करते हैं। जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है तो वो किस चीज में कठिनाई महसूस करता है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, या फिर लिखने में? तो बेटा डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना, तो जो जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया की समस्या होती है उसको हमेशा लिखने में, किसमें प्रॉब्लम आती है बेटा? लिखने में। डिस्ग्राफिया का क्या मतलब है? ग्राफ है ना, लिखने में। और अगर डिसलेक्सिया है तो बेटा किसमें प्रॉब्लम आती है? पढ़ने में। यहाँ पर क्या पूछा था आपसे? डिस्ग्राफिया। तो जो डिस्ग्राफिया से प्रभावित है जो बच्चा, तो उसको किसमें दिक्कत आएगी? लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी वे सुनते हैं वह उसकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बच्चा वही तो सीख रहा है ना, बच्चा अपनी भाषा को अर्जित करता है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो जिस भाषा को भी सबसे ज्यादा सुन रहा है वो उसको क्या कर रहा है? उसको सीख रहा है, वो सीखते चले जा रहा है। तो
ये तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं। तीसरा, बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। डी ऑप्शन है, बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वो उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो सबसे ज्यादा सुनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है, पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन। दूसरा, किसी फिल्म का सारांश लिखना। सी ऑप्शन है आपका, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना। या फिर अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का नंबर देखना। तो बारीकी से पठन का उदाहरण क्या होगा बेटा? बारीकी से पठन का उदाहरण क्या होगा इसमें? पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन कहलाएगा क्या? बारीकी से नहीं, ये तो गलत हो गया। किसी फिल्म का जो समरी है वो कहलाएगा बारीकी से, ये भी नहीं हुआ। बारीकी से क्या होगा बेटा? अपने फोन में अपने मित्र का नंबर देखना। ये क्या है? ये बारीकी से पठन के अंतर्गत आएगा। अब आप किसी एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं, मतलब उस पूरे फोन में आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपने मित्र का नंबर। तो ये क्या है? बारीकी से पठन कहलाएगा। तो बारीकी से पठन के अंतर्गत क्या आएगा कि अपने सेल फोन से आप अपने जो मित्र का नंबर ढूंढ रहे हैं वो आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? मतलब बारीकी से पढ़ना क्या है बेटा? भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। दूसरा, किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उनके मुख्य विचार को प्राप्त करना। सी है, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। डी ऑप्शन है आपका, पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना है। तो पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना जो है वो क्या है बेटा? किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों और सूचनाओं को ढूंढने के लिए जो प्रयोग में की गई पठन प्रविधि है वो कहलाएगा बारीकी से पठन। क्या कहलाएगा? किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचनाओं को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन की प्रविधि क्या कहलाएगा? बारीकी से पठन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निपुण से तात्पर्य है। निपुण से क्या तात्पर्य है बेटा? 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है 2028 तक माध्यमिक भाषा के सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तीसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा युक्ति है। तो बेटा निपुण से क्या तात्पर्य है? 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो निपुण क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का जो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना। दूसरा, शिक्षार्थियों को पहले नियम बताना और फिर विस्तृत व्याख्या करना और फिर गतिविधि करवाना। तीसरा ऑप्शन है वाक्यों से नियम संरचित कर जितना अधिक संभव हो सके उनका अभ्यास कराना। डी ऑप्शन है आपका नियम बताना और शिक्षार्थियों को नियम याद करने के लिए कहना। तो बेटा इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने का अवसर देना। क्या? पहचानने का बच्चों को अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं। तो ये विचार किसका है बेटा?
सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है बेटा? वाइगॉत्स्की ने दिया है। तो सामाजिक अंतरक्रिया करके बच्चा जो है भाषा सीखता है, इसके बारे में कौन बात करता है? पैवलो बात करते हैं, या फिर वाइगॉत्स्की करते हैं, जीन पियाजे करते हैं, या फिर स्किनर करते हैं? तो बेटा ये इसके बारे में कौन बात करता है? वाइगॉत्स्की करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 3 वर्षीय बालक विद्यालय जाए बिना भी व्याकरण के समस्त वाक्यों का प्रयोग कर लेता है और उसके परिवेश में बोली जाने वाली भाषा भी आसानी से समझ लेता है। इस प्रकार विद्यालय जाए बिना भी भाषा को बोलना और समझ पाना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका बौद्धिक स्तर से, दूसरा पारिवारिक स्तर से, तीसरा भाषा अर्जन से, या फिर भाषा अधिगम से। तो बेटा जो छोटा बच्चा है वो अपने घर का जो उसकी मातृभाषा है तो वो अपने घर से, अपने घर के लोगों को बात करते हुए सुनता है, अपने आसपास के है ना आस पड़ोस से भाषा को सीख लेता है। तो ये क्या है? क्या उसके लिए उसको स्कूल जाने की जरूरत है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक वाक्य बोलेगा। उसे पानी चाहिए तो आपसे कहेगा कि मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो प्रॉपर उसको मतलब जो विद्यालय जाए बिना भी वो व्याकरण के नियमों का तो सही प्रयोग कर रहा है, पर उसे ये तो नहीं पता ना कि ये व्याकरण है। उसको क्या पता, वो तो स्कूल गया ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया, अपने परिवेश से उस भाषा को सीखा, तो उसको पता है कि कैसे बोलना है। तो वो बिल्कुल ठीक बोलता है, पर वो स्कूल नहीं गया कभी, उसको व्याकरण का कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो वाक्य ठीक बना लेता है ना। मुझे खाना दे दो, मुझे नींद आ रही है, बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसने उस भाषा का क्या किया है, अर्जन किया है, उस भाषा को अर्जित किया है। कहाँ से? अपने घर परिवार से, अपने आसपास के एनवायरमेंट से। तो वो भाषा सीख गया, अब वो उसको सही तरीके से प्रयोग करना भी जानता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये भाषा का अर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये? भाषा अर्जन है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम जो है, जो भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? ये व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम है बेटा जिसमें इस बात को प्रोत्साहित किया जाता है कि भाषा अधिगम जो है वो नियमों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका व्याकरण अनुवाद, दूसरा निगमनात्मक, तीसरा आगमनात्मक, है ना, डी संप्रेषणात्मक। तो इसमें कौन सा है बेटा आपका? निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटा जो ये कहता है कि अधिगम जो है वो नियमों को सीखने से संबंधित है, तो वो क्या होगा? निगमनात्मक होगा। जो निगमनात्मक विधि होती है बेटा, उसमें हम कैसे जाते हैं? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। पहले हम नियम को सीखते हैं, उसके बाद हम उदाहरण जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि भाषा अधिगम जो है उसको नियमों को सीखने से संबंधित जो है, तो उसमें क्या आएगा आपका? निगमनात्मक आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप, पहला ऑप्शन है उस बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण जो है वो भरा व्यवहार करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, बालक को अन्य बालकों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, या फिर नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। डी ऑप्शन है उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे और उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा जो है उसकी सहायता करेंगे। तो बेटा इसमें क्या कहा गया? एक बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, तो उसको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी मदद आप क्या करेंगे? क्या उसके साथ आप सहानुभूति दिखाएंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बच्चा जो है उसको अपने आप ही मतलब उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसे जो है निम्न स्तर के निष्पादन के छूट देंगे, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और साथियों से, मतलब आप बच्चों से कह रहे हैं कि इसकी मदद करें, तो ऐसा हम हमेशा तो नहीं कर सकते ना। कभी कभी हो जाता है कि चलो मतलब इसकी मदद कर दो या कुछ ऐसी चीज कभी, लेकिन डेली तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो बच्चे को ये लगेगा, फिर तो वो और महसूस करेगा कि मतलब मुझ में कोई कमी है। तो ये तो हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, नॉर्मल, जैसे हम और बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही हम उस बच्चे के साथ भी व्यवहार करेंगे। इसमें जो सी ऑप्शन है ना बेटा, इसमें क्या कहा गया
कि नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और साथियों से उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। देखो, जिस बच्चे को, जो बच्चा दृष्टि बाधित है, उसकी मदद कभी कभी तो ठीक है भाई, कभी कभार आपने कर दी, पर डेली बेसिस पे तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे ना, नहीं तो फिर तो ये तो गलत है ना, कि आप मतलब फिर तो वो बच्चा क्या ही महसूस करेगा अपने आप में, हर वक्त उसको अपनी कमी का एहसास होगा, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी बच्चे को जरूरत है तो कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी मदद कर दें, लेकिन नियमित नहीं। तो इसमें क्या क्या मतलब हमेशा ही करेंगे तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि उस बालक के साथ आप सामान्य व्यवहार करें जैसे और बच्चों के साथ करते हैं, और क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए जो है श्रव्य सामग्री, आप क्लास में जो है कुछ भी पढ़ा रहे हैं या आप कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ आवाज भी तो होनी चाहिए ना, ताकि जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो वो सुन के समझ ले। अभी आप स्कूल्स में आजकल स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों है, उसमें बच्चा देख भी रहा है सुन भी रहा है। तो उसमें क्या है बेटा कि अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो वो सुन लेगा। इसी तरीके से टीचर अगर कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, लिखना तो चाहिए चाहिए, लेकिन जो लिख रहा है उसको बोलना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा, वो सुन के समझ लेगा। अगर दृष्टि बाधित है कोई बच्चा तो वो सुन करके समझ लेगा, है ना। क्लास में होते भी हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा भी होगा क्या करते हैं कि उसको आगे बिठा देते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए देखने में, बोर्ड पे देखने में बच्चे को दिक्कत होती है, तो ये ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, पूर्णतः दृष्टि बाधित है, तो उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनाई देगा उसको, तो सुन के वो समझ जाएगा जो भी आप पढ़ा रहे हैं। तो यही है इसमें कि उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा हम उसकी सहायता करेंगे, है ना, और उसके साथ हम सामान्य व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चे को कुछ ज्यादा ही हम वो स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे, फिर तो उसके अंदर हीन भावना आएगी, है ना, फिर उसको हर वक्त अपनी कमी का एहसास होगा। तो हम नॉर्मल रहेंगे उसके साथ जैसे हम और बच्चों के साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। बेटा, जो भाषा की पुस्तक, जो पुस्तक है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आप खुद ही देखो। क्या मतलब तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान, अधिक से अधिक कठिन शब्द होने चाहिए, बिल्कुल गलत। कैसी होनी चाहिए, बच्चे के घर और समुदाय की जो भाषा है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बच्चे के घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।